10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबको मेरे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। अभी तक हमने सीखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का कितना होता है, ट्रायंगल का क्या होता है। ये हमने डेरिवेशन किए हैं, यानी हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के लिए कुछ फॉर्मूला बना के लेकर आए कि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का इतना होता है। इसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमने उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, आई सेक्शन जो है, क्योंकि वो क्या होता है अलग अलग फिगर से मिलकर बना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब आई सेक्शन का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन हम कैसे निकालेंगे और क्या शॉर्ट ट्रिक्स हमारी और किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आई सेक्शन कोई, जिसकी हमें डेप्थ कितनी है, लेंथ कितनी है 80 मीटर, थिकनेस कितनी है 20 मीटर, इस तरीके से हमें डायमेंशन दी गई है और कहा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस आई सेक्शन का। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जब मोमेंट आता है, मोमेंट को भी दोबारा जब रोटेट करते हैं तो बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉइंट कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने फिगर देखा था, यह है हमारे पास आई सेक्शन के लिए कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कंप्लीट बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सके। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे कौन सी फिगर्स में, उन फिगर में जिसका फॉर्मूला हमें पता है। जैसे हमने अभी तक किया है रेक्टेंगल और ट्रायंगल, तो मैं इसमें अगर कोशिश करूंगा कि रेक्टेंगल बन जाए या फिर कोशिश करेंगे ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि हमें उनके फॉर्मूलाज पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूं तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया ऊपर। मैं इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये रेक्टेंगल 1 हो गया, ये रेक्टेंगल 2 कहलाएगा और ये रेक्टेंगल 3 कहलाएगा। होगा ऐसा या नहीं? इस फिगर को देख के मुझे एक चीज और पता चली, क्या कि मैंने ध्यान से देखा कि ये भी 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, 20 है, मतलब क्या है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो मुझे देखने से ये पता चला कि अगर मैं इस बॉडी को बीच में से कट कर दूं, अगर मैं बॉडी को बीच में से कट कर दूं तो जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये केस बन रहा है किसका, सिमेट्रिकल का बन रहा है। यानी ध्यान से देखो, अगर मैं इसे बीच में से कट कर देता हूं तो बीच में से कट करने का मतलब, मैंने जैसे यहां से कट कर दिया बीच में से, तो मैंने अगर बीच में से यहाँ कट किया है तो क्या होगा, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये केस कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल का केस हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम यही लाइन लिख देंगे, क्योंकि गिवन सेक्शन इज ए सिमेट्रिक, ठीक है, गिवन सेक्शन इज ए सिमेट्रिक किसके अबाउट वाई एक्सिस। कौन सी अबाउट के एक्सिस होगा, कौन सी एक्सिस कहलाएगी, ये वाई एक्सिस है या नहीं। तो क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड, द सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि x बार कितना आ गया मेरे पास, 0। सबसे पहले हमें सिमेट्रिकल का केस मिला, हमने यही चीज लिख दी ताकि हमारा क्वेश्चन कुछ तो इजी हो जाएगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब बात आती है बच्चों कॉन्सेप्ट समझने की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कैसे समझ सकते हैं इसको। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए बच्चों हमने क्या करा था, मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकालना है हमें, पूरी बॉडी का। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जो हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे सके। हम किसी एक बॉडी का निकाल सकते हैं, यानी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी का नहीं। तो मैं अब क्या करूंगा, 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर बॉडी 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर बॉडी 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तो मैं तीनों को अगर ऐड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ऐसे तो होगा। मैं कहता हूं कि बच्चों पूरी बॉडी का एरिया बताओ, तो क्या करोगे आप, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे, तीनों के एरिया को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पूरी बॉडी का ना निकाल के हम एक एक बॉडी, यानी जो अपने पार्ट्स बनाए हैं इन पार्ट्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन यहाँ एक भी समस्या आएगी, क्या
कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल तो सकते हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जब डेरिवेशन किया है रेक्टेंगल का तो उसमें हमने देखा था कि हमें सेंट्रोइड की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं वही पैटर्न लेके चलना है हर क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में एक ही पैटर्न लेके चलेंगे। क्या कि सबसे पहले हमें निकालना होता है सेंट्रोइड। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बॉडी का सेंट्रोइड निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पैटर्न क्या है, सबसे पहले कि मैंने माना कि बॉडी क्या है, रेक्टेंगल 1 है, तो हमें पता है रेक्टेंगल 1 जो है, रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहां पे लाई करता है, बिल्कुल सेंटर में। सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है, मैंने रेक्टेंगल का सेंट्रोइड आपको निकाल के भी बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कहां होता है वो, dy2 पर होता है और by2 पर, यानी कि जो ये लेंथ होती है इसके हाफ में आता है और जो ये ब्रेड्थ होती है इसके भी हाफ में आता है। तो अगर मैं देखूं कहां पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक 40 डिस्टेंस हो गई 40 mm और यहाँ से यहाँ तक 10 mm, क्योंकि 20 का हाफ। इसी तरीके से ये भी क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो G2 कहलाएगा और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहां कहलाएगी, G3। मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि इस पूरी बॉडी का जो एरिया है वो कहां पे लाई कर रहा है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। अब हमें पता है, ये हमने सीखा है कि ये तो मैंने y एक्सिस है और मैंने x एक्सिस कहां से पास कर दी, इसके नीचे सेंटर से, यहां से बिल्कुल बेस से पास कर दी। ये कौन सी एक्सिस बन गई हमारी, x एक्सिस बन गई, बन सकती है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, x एक्सिस। अब क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चलो मार्कर चेंज करते हैं। हम जानते हैं क्या कि जो ये y पॉइंट, ये G1 पॉइंट है, तो इस सेंट्रोइड की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, सेंट्रोइड की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलेंगे, y1 बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रोइड, जो ये सेंट्रोइड है G2, इस सेंट्रोइड की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। और इसी तरीके से ये सेंट्रोइड है, इस सेंट्रोइड की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी ये क्या कहलाएगी, y3, क्योंकि बॉडी 3 की बात है तो 3, 2 बॉडी है तो 2 और 1 बॉडी है तो 1। इस तरीके से इसको मानेंगे। बस अब हमें क्वेश्चन करना है क्या, पहले हम क्या करेंगे, मैं पूरी बॉडी का सेंट्रोइड निकालूंगा। अभी हमारे पास सेंट्रोइड किस किस के हैं, इनके अलग अलग हैं। मुझे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है, इसकी पता है, लेकिन पूरी बॉडी की नहीं पता है। तो पहले क्या करेंगे, हम पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे, क्योंकि पहले जरूरी क्या है, पहले ये देखना ना पूरी बॉडी का वेट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो तभी तो उसके अबाउट घुमाऊंगा उसको, तभी तो घूम सकती है। तो इसलिए घुमाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर रोटेट करने के लिए इसका सेंट्रोइड चाहिए पूरी बॉडी का। तो पूरी बॉडी का सेंट्रोइड लेकर आते हैं पहले। तो जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं वही पैटर्न आपको लेके चलना है हर क्वेश्चन में, इसी तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड, ठीक है, या फिर COG अबाउट किसके एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं हम, कौन सी एक्सिस ले रहे हैं, x एक्सिस, क्योंकि y पे तो सिमेट्रिकल है, 0 है, तो अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, y बार इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया 1 y1, एरिया 2 y2, एरिया 3 y3 अपॉन एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। 3 क्यों लिया, क्योंकि 3 बॉडी हैं, तो जितनी बॉडी होती है उतनी बार एरिया, मतलब ये फॉर्मूला खुलता है। तो एरिया 1 y1 क्योंकि पहली बॉडी के लिए हो गया, a2 y2 दूसरी बॉडी के लिए, a3 y3 तीसरी बॉडी के लिए, और होती तो मैं उसी तरीके से काउंट करता। तो जितनी बॉडी हमारी यहाँ बन रही होंगी उतना ही बार फॉर्मूला आना है, ये ध्यान रखना है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, ना ही a1 है ना ही y1 है, पहले हमें a1 y1 की वैल्यू जो चाहिए होंगी, तो यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। एरिया 1, एरिया 1 कैसे निकलेगा, एरिया 1 कौन सा है, रेक्टेंगल 1 है ना, पहला वाला रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया 1 का मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने इसको a1 स्मॉल माना है तो इसलिए a1 स्मॉल लिख लेना, a1 इज इक्वल टू, अब देखो पहला वाला रेक्टेंगल जो है इसकी लेंथ कितनी है 80 mm, तो 80 आ जाएगा, इनटू विड्थ कितनी है 20 mm, तो यहाँ से हमारे पास एरिया 1 कितना आ गया, a2 16 mm, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1600 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। अब हमें क्या चाहिए, y1 क्या है, मैंने अभी बताया y1 क्या है कि ये सेंट्रोइड जो है इस बॉडी का G1, इस सेंट्रोइड की x एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस कहाँ है, बिल्कुल नीचे बेस पे, तो जहां पे बड़ी डायमेंशन होती है वहां से पास करते हैं, तो मैंने नीचे से पास करी है, आप ऊपर से भी कर सकते हो, लेकिन क्या फायदा, कोई दिक्कत ही आएगी, इसलिए नीचे से पास करना। तो G1 से लेकर x एक्सिस तक की डिस्टेंस को हमने y1 बोला है, तो y1 कैसे निकलेगा, हमें पता है रेक्टेंगल के लिए जो y1 होता है वो कहां पर आता है, dy2 पर आता है, कहां पर आता है, dy2 पर आता है। लेकिन जब बच्चों dy2 लगाएंगे तो सिर्फ रेक्टेंगल की मिलेगी, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। मुझे पता है रेक्टेंगल ये होता है, तो रेक्टेंगल की ये जो डायमेंशन होती है ये d होती है, और ये जो डायमेंशन होती है ये b होती है। तो हमें पता है
कि जो सेंट्रोइड है, जो जीवन होता है, वो जीवन जो होता है वो रेक्टेंगल के लिए जो ये जीवन की यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट की रेक्टेंगल की एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे y1 बोलते हैं इसके लिए। तो हमें जो मिलता है ये कितना आता है, dy2 आएगा। ये कितना होता है, dy2। तो हमें कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस आएगी, ये फॉर्मूला जो लगा के, ये कहां से आएगी, सिर्फ रेक्टेंगल तक की आएगी। क्यों? क्योंकि मैं रेक्टेंगल को सोल्व कर रहा हूं। क्या मैंने दूसरी बॉडी को कंसीडर किया? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। एरिया मैंने सिर्फ इसी रेक्टेंगल का निकाला है। तो सीधी सी बात है कि जो डिस्टेंस ये आ रही है फॉर्मूले से, y1 = d/2, ये कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की आएगी, यानी इतनी डिस्टेंस आएगी, हाफ। लेकिन मुझे चाहिए कहां से है, मुझे इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक डिस्टेंस चाहिए। मुझे तो पूरी चाहिए होगी ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर इस एक्सिस से लेकर और इस एक्सिस तक, ये जो एक्सिस है ये पूरी, मुझे ये क्या करनी पड़ेगी, इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी है ये 20 तो ये है और 60 ये है, तो 20 + 60 80, यानी एक्स एक्सिस से लेकर और रेक्टेंगल की इस साइड तक, यहां तक कितनी है हमारे पास, 80। तो मैं 80 और ऐड कर दूं तो मेरे पास अब पूरी डिस्टेंस आएगी। भाई आधी तो यहां से आ जाएगी, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर तक की, और रेक्टेंगल के बाहर से लेकर और एक्स एक्सिस तक मैंने ऐड कर दिया, 60 + 20। तो बस यही हमें इसका मेन पॉइंट होता है, जो हम दिक्कत कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। 80 ये हो गया 10 और प्लस 80 ये हो गया 10, तो y1 हमारे पास कितना आ गया, 90 mm। ये इसका मेन पंच है बच्चों, यही हम भूल जाते हैं, बस हो गया। अब आते हैं किसके लिए, बॉडी दूसरी के लिए, यानी कि एरिया 2। एरिया 2 क्या होगा, फिर से वही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब रेक्टेंगल 2 कौन सा है, ये, तो इसकी लेंथ कितनी है, 20, और विड्थ कितनी है, 60। तो यहां से कितना आ जाएगा, 20 × 60। तो एरिया 2 कितना आ गया हमारे पास, 62 = 1200 मीटर स्क्वायर, एरिया 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, फिर से y2। अब मैं जब देखो रेक्टेंगल सोल्व करूंगा तो y2 का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, y2 का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए d/2। d/2 तो सही है, लेकिन d/2 आएगा तो d क्या है, d है मतलब चौड़ाई, कितनी है इसकी, 60। तो 60 का आधा करेंगे तो 30, कहां से आएगा, 30 ये आएगा हमारे पास, हाफ आएगा इतना, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर की डायमेंशंस मिलती हैं, रेक्टेंगल के बाहर की नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, यहां तक डिस्टेंस मिलेगी 30। लेकिन मुझे तो G2 जो है, G2 कहां से कहां तक बताया है मैंने, इसको रफ कर दो। G2 मैंने कहां से कहां तक बताया आप लोगों को, मैंने बताया था कि G2 जो है वो ये जो पॉइंट है G2, यहां से लेकर और इस एक्स एक्सिस तक की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, y2 बोला था। पॉइंट की एक्सिस से, बच्चों जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं ना सेंट्रोइड की, y1 लो या x1 जो होती है, वो हमेशा एक्सिस से लेते हैं। तो y जो होता है वो हमेशा x एक्सिस से लिया जाता है, और जो x होता है वो हमेशा y एक्सिस से लिया जाता है। तो मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो x एक्सिस से चाहिए, लेकिन ये आ कहां तक रही है, सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर की। तो मुझे इतनी ऐड करनी पड़ेगी, कितनी है ये, 20। तो जितनी ये आई है उसमें मैंने 20 और ऐड कर दिया नीचे, तो यहां तक हमने इसको लाइन को टच कर दिया, तो 20 और ऐड कर देंगे। तो अब d कितना है, 60 / 2 + 20, 2 3 6, यानी y2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 + 20 50 mm। समझ में आ गई चीजें, चलिए अब आगे करते हैं। अब हमें क्या चाहिए है, y3। तो अब निकालेंगे हम एरिया 3। एरिया 3 क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ। अब रेक्टेंगल 3 देखो कौन सा है ये, तो इसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है 20। तो लेंथ तो हो गया हमारे पास 80 और डेप्थ कितनी हो गई 20। यहां से एरिया 3 कितना आ गया 18 × 1600 mm²। अब हमें फिर से क्या चाहिए होगा y3, जिसका फॉर्मूला क्या होता है d/2। अब देखो ध्यान से, d/2 यानी इस रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो d कितना है 20 है, तो हाफ हो जाएगा, तो कितना आएगा 10, इतना आएगा। अब ध्यान से देखो, जो ये पॉइंट है इसकी डिस्टेंस जो x एक्सिस से ली जाती है उसे y3 बोलते हैं। तो ये तो खुद ही ऑटोमेटिक y एक्सिस को टच, x एक्सिस को टच कर गया, क्योंकि हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूले से d/2 कितना होता है हाफ, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 यानी कि यहां तक। तो x एक्सिस को टच कर गया, तो जोड़ने की कुछ जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, ये ऐसे ही आ जाएगा 20 / 2। तो यहां से हमारे पास y3 कितना आ गया 10 m। तो हमारे पास सभी सेंट्रोइड्स की डिस्टेंस आ गई। फॉर्मूला हम अब इजीली लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला पहले अप्लाई कर रहा हूं, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि जगह कम है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ y बार इज इक्वल टू क्या आएगा
एरिया वन है हमारे पास 1600 और y1 कितना है हमारे पास 90। एरिया 2 कितना है हमारे पास 1200 और y2 है 50 प्लस फिर ये हमारे पास एरिया 3 है 1600 और ये आया है 10 और डिवाइडेड बाय एरिया 1 कितना है 1600, एरिया 2 है 1200 और फिर से 1600। बिना कैलकुलेटर के थोड़ी दिक्कत पड़ेगी तो इसलिए कैलकुलेटर का यूज जरूर करें ताकि आपको आदत पड़ जाए चलाने की इसको। तो मैं फॉर्मूला निकाल के कर रहा हूं 1600 इंटू 90 प्लस 1200 इंटू 50 प्लस 1600 इंटू 10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1600 प्लस 1200 प्लस 1600। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट ये आया है 50 टोटल पूरा इक्वल आया है कितना y बार इज इक्वल टू आ गया है 50 mm। ये हमारा क्वेश्चन का हाफ पार्ट हो चुका है 50 mm। अब ये क्या कहना चाह रहा है 50 mm का मतलब क्या है कि हमने जब इन सभी सेंट्रोइड को ऐड किया तो सभी सेंट्रोइड को ऐड करने के बाद हमारे पास एक टोटल सेंट्रोइड आया है। टोटल का मतलब पूरी बॉडी का सेंट्रोइड आया है, वो कहाँ आया है 50 mm। कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, कितनी ऊपर है 50 mm। तो 20 तो ये हो गई और 30 यहाँ पर है। तो इसका मतलब कहाँ पर आया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ G2, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया है, बस कुछ नहीं करा मैंने ताकि मुझे मिक्स ना हो चीजें। तो कितनी डिस्टेंस पर आया है, पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो कहां पर आया है 50 mm। तो 20 तो ये है और 30 और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आया है कहीं यहाँ पर, इसको क्या कहेंगे हम कैपिटल G। भाई सीधी सी बात है, जब छोटी छोटी बॉडीज थी उनको हम G1 मान रहे हैं तो मैं बड़ी बॉडी का सेंट्रोइड को कैपिटल G से दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास कर दी है आपको दिखाने के लिए, ये भी क्या बन गई एक एक्स एक्सिस बना दी ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये स्मॉल एक्सिस स्मॉल कह रहा था, ये स्मॉल एक्स मान लो और वो हमारी कैपिटल एक्स बन जाएगी। तो ये स्मॉल एक्स और वो कैपिटल एक्स। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब आगे का पोर्शन देखते हैं कि क्या करना है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया है। अब देखो क्या करना है, हमारे पास सेंट्रोइड आ गया है, मेरे पास मेन एक्सिस भी आ गई है सेंट्रोइड की, यानी कि पूरी बॉडी का सेंट्रोइड भी आ चुका है, यानी वेट कहां पे लाई कर रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो सभी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल लो, रेक्टेंगल का इसका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तरीका भी वही है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं कि मैं डायरेक्ट निकाल सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्ट से ब्रेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता है, तो इसलिए हम पहले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर दूसरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर तीसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और तीनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो एक तो तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग करके निकालो, लेकिन एक चीज मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेंथी ना होकर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे, हमें पता है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा तो किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट। बात समझना ध्यान से, मैं क्योंकि पहली बॉडी की बात चल रही है रेक्टेंगल की, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा इसका किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। कौन किसके अबाउट, मतलब इसके सेंट्रोइड के अबाउट, G1 के अबाउट, क्योंकि मुझे G1 यानी कि मुझे y1 y2 y3 इनकी वैल्यूज पता थी। तो हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे सेंट्रोइड के अबाउट इसका, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका, और फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इसके सेंट्रोइड के अबाउट G3 के अबाउट। फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी, वो क्या कहती थी कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख रहा हूं, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमसे क्या कहती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, यानी कि उसके बेस या फिर किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। कब, जब आप उसमें एरिया और उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा है ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता कहां पर है, सेंट्रोइड पर। कहां पर निकलता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर। तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, इसका भी निकल सकता है बॉडी का, इसका भी निकल सकता है। पूरी बॉडी का सेंट्रोइड कैसे निकलेगा, कि मुझे तो बड़ा वाला जो सेंट्रोइड आया था इसके अबाउट निकालना होगा ना, तभी तो मुझे पूरी बॉडी का सेंट्रोइड मिलेगा।
समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो बॉडी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकल सकता है? सिर्फ और सिर्फ जी के, यानी सेंट्रोइड के अबाउट, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, उसी पॉइंट के अबाउट तो घूमेगी भाई। इस बॉडी का वेट यहाँ पे लाई कर रहा है तो मैं इसी के अबाउट तो घुमा सकता हूँ इसको पूरा, ऐसे है नहीं। इसी तरीके से दूसरी बॉडी है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है इसके G2 के अबाउट निकल सकता है। तीसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया G3 के अबाउट निकल सकता है, यानी हमें I एक्सेस I मिल जाएंगे तीनों। अब जब मुझे पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो किसके अबाउट निकलेगा? वो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड आया था उसके अबाउट निकल सकता है, जो ये निकाला था हमने। तो इसका सेंट्रोइड निकाल चुका ना G, तो पूरी बॉडी का सेंट्रोइड किसके अबाउट निकलेगा? G के। तो पहले किसी थ्योरम बस यहीं पे मदद करती है क्या, कि आप अगर आपके पास सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंट्रोइड के अबाउट है तो आप पूरी बॉडी का भी या किसी भी एक्सिस के अबाउट उसका सेंट्रोइड निकाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो किसके अबाउट निकाल दूंगा मैं अब? कैपिटल G के अबाउट। समझ गए कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा वो ध्यान से समझना कैसे निकलेगा। ये पहली बॉडी के लिए निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे किसकी बॉडी के लिए? दूसरी बॉडी के लिए, ये H2 A2 A1 और H1 है ना, प्लस फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे किसका? तीसरी बॉडी का A3H3 का स्क्वायर। और इन सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सबको जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसका? पूरी बॉडी का, टोटल बॉडी का। ये तो मैं बार बार बोल रहा था कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर हमारे पास उसके सेंट्रोइड के अबाउट, ध्यान से समझना, सेंट्रोइड के अबाउट, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो किसी भी एक्सिस के अबाउट। कब? जब उसमें एरिया और उन दोनों डिस्टेंस के बीच की, उन दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को जोड़ दो। ठीक है, तो मैंने पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दूसरी का निकाला, तीसरी का निकाला, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मुझे क्या मिला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया पूरी बॉडी का। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए, तो ये फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूला को मैं देखो यहीं पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। बस एक चीज समझानी रह गई है, क्या बच्चों? ये एक्सिस बन गई है, ये y1 मतलब हुई है। तो हमें देखो h जो होता है, h जो है, मैंने h क्या लिखवाया था? h होती है डिस्टेंस, h होती है डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में? टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। तो यहाँ पे h1 की बात चल रही है, तो h1 इसका मतलब क्या होगा? ये क्या है? h1। h1 क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो G1 है, बॉडी 1 है, उसकी जो मेन सेंट्रोइड आया है G, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? H1 बोलेंगे। समझ गए? क्योंकि H1 की बात चल रही है तो बॉडी 1 हो गया, बॉडी 1 हो गई, तो बॉडी 1 का जो सेंट्रोइड है उसकी जो पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड आया है उसके उन दोनों बीच की, उन पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? H बोलेंगे। क्योंकि दो एक्सिस बन गई ना, एक तो इसका खुद का सेंट्रोइड के अबाउट एक्सिस बन गई और एक पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है उसके अबाउट एक एक्सिस बन गई, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बन गई? H1। इसी तरीके से जो हमारे पास G2 है, पॉइंट G2, इस पॉइंट की और मेन जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कैपिटल G, इन दोनों के बीच, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? H2 बोलते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ये G3 पॉइंट है, G3 और जो हमारे पास कैपिटल G है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? H3 बोलेंगे। बस अगर आप ये समझ गए तो फिर तो समझ लो क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं बहुत सारी चाहूँ तो बहुत सारी चीजें लिखा सकता हूँ बुक में, क्या होगा अलग अलग सोल्व कर रखा होगा, बहुत सारी चीजें कर रखी होंगी। मैंने आपको सिर्फ सिंपल तरीका बताया अभी तक, क्या कि पहले तो सेंट्रोइड, हम पुराने मेथड से सेंट्रोइड निकालेंगे। सेंट्रोइड मिलने के बाद आपको बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आपका क्या आ जाएगा? आपका सेंट्रोइड आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा G के अबाउट। तो देखो कैसे आएगा, कैलकुलेशन करनी है बस, कैलकुलेशन मेन पार्ट है इसका। तो यहां से हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं? I, क्योंकि मैंने देखो कैपिटल X दिखा रखा है तो आप कैपिटल X लिखो, और क्योंकि कैपिटल G से है साथ में तो कैपिटल G भी लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेंटर ऑफ पूरी बॉडी के सेंट्रोइड के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो x G इज इक्वल टू, अब आते हैं इसके लिए, तो यहां मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या? जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट किसके एक्सिस के अबाउट? अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके बाद चल रही है एक्स एक्सिस के अबाउट। फॉर्मूला होता है बाई एक्स एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स, कितना होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, जो ड्राइव करवाया है
बी डी की पावर 3/12। ये मैंने फॉर्मूला बच्चों आपको लिखवाया है पहले। इसी तरीके से रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, आई वाई वाई, ये मैंने लिखवाया था आपको डी बी की पावर 3/12। ये हमने ड्राइव किए हैं दोनों फॉर्मूलाज। कैसे किए हैं आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, इससे पहले वीडियोस मैंने अभी पोस्ट की हैं। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्स एक्सिस के अबाउट है, किसका है, रेक्टेंगल के हैं तीनों, तो यानी ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या, क्योंकि पहली बॉडी की बात चल रही है, तो b1 d1 की पावर 3/12 प्लस एरिया 1 तो एरिया 1 ही रहेगा, और h1 भी मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ। अब आते हैं इस पर आई एक्स एक्स टू, ये किसके लिए है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी 2 के लिए, एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ एक्स लिखा था मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी बॉडी का होगा, तो इसके लिए फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस क्या कर देंगे, दूसरी बॉडी है तो b2 कर दो, d2 कर दो पावर 3/12 प्लस एरिया 2 और h2 का स्क्वायर प्लस, अब आते हैं फिर से बॉडी 3 बन जाएगी अब किसी तरीके से, तो b3 d3 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 3 h3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब नहीं, सही है स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है, उससे हमारा कुछ चीजें आसान हो जाएंगी, बस कैलकुलेशन है। पहली बॉडी है तो लंबाई कितनी है, विड्थ कितनी है, b4 होता है लेंथ और d4 होती है डेप्थ, तो लंबाई लेंथ कितनी है 80, डायमीटर d दे रखा है, d कितना है 20, डायमीटर नहीं डेप्थ, तो 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया 1 हमने बॉडी का निकाला था, वो कितना आया था हमारे पास 1600, तो यहां से कितना आ जाएगा 1600 इंटू h2 है। अब h2 कैसे निकालोगे वो जरूरी है ना, तो कहां पे फाइंड आउट करें, यहां फाइंड आउट कर देता हूं, अब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक जरूरत पड़ेगी, वाई बार इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है, अब देखो h1 मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ h1 की, ध्यान से देखेंगे जरा सा, अभी इसको एक मिनट के रोक के करते हैं आगे की तरफ। h1 मैंने क्या बताया था, ये जो g1 पॉइंट है, इस g1 की कैपिटल G पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, h1 कहलाएगी। अब हमें पता है कि मैंने जो ये कैपिटल G आया था, इस कैपिटल G की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस थी, जो वाई बार आया है, वो कितना आया था वाई बार 50 mm, ये 50 मीटर था या नहीं, mm नहीं है मीटर में है। ठीक है, तो ये आया था, हमने निकाला था, इसका मतलब इसने क्या बताया था वाई बार ने हमें, कि जो पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है 50 mm। क्या मतलब है इसका, थोड़ी होच पोच हो जाती है इन क्वेश्चनों में। तो मुझे चाहिए डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास देखो y1 है, y1 क्या था कि G पॉइंट जो है इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से समझते हैं, मेरे पास जो G पॉइंट है, इस G1 पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है मेरे पास, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस, ये क्या कहलाई थी y1 कहलाई थी। मेरे पास ये जो कैपिटल G पॉइंट है, कोई ये कैपिटल G पॉइंट, इस पॉइंट की डिस्टेंस है x एक्सिस से यहां तक, इसे हमने क्या बोला है y बार। मुझे चाहिए कौन सी डिस्टेंस है, मुझे चाहिए भाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। कैसे मिल सकती है कि मैं पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब मैं अगर y1 में से y बार को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ये डिस्टेंस आएगी या नहीं, आ जाएगी। तो वही तो मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, y1 में से y बार को मैंने माइनस कर दिया। अब y1 कितना था, मैंने रफ कर दिया, तो मुझे तो निकालना पड़ेगा दोबारा से, 30 60 80 कितना था 90, आप चेक कर सकते हो कितना आएगा 90। y बार कितना है हमारे पास 50, इसका मतलब मेरे पास h1 कितना आ गया 40 mm, ऐसे निकलेगा। इसी तरीके से h2 कैसे निकालेंगे, फिर से देखेंगे। h2 मतलब क्या है कि जो G2 पॉइंट है, अब की बार ये पॉइंट कौन सा है G2 पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस को क्या बोला था हमने, y2 बोला था, तो ये कितना बन गया y2, और G से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, कैपिटल G से लेकर यहां तक की डिस्टेंस y बार। तो देखो पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे पे ये मिलेगा फिर से, तो मैं क्या करूंगा कि मैं y2 में से अगर मैं y बार को माइनस कर देता हूं तो h2 आ जाएगा। y2 कितना है मेरे पास 30 + 20 50 होगा, है ना, 50
माइनस 50, ऐसे कैसे हो सकता है? 50 माइनस 50 जीरो कैसे बन सकता है? अच्छा, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं ये, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये कोइंसाइड कर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कभी कभी ऐसा केस बन जाता है। तो ये कितना था? 50 था y2, और ये y बार भी कितना है? 50, तो इसलिए h2 कितना आ गया हमारे पास? 0 आ गया। कोई बात नहीं, 0 आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए। इसी तरीके से हम H3 निकालेंगे। H3 क्या होगा? अब H3 समझते हैं, देखो ध्यान से, H3 में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाएगा। कैसे? मेरे पास पॉइंट है ये G3, जो G3 है इसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसे हमने बोला था y3, ये है G3, है ना, और पॉइंट G वाला ऊपर है, कैपिटल G तो ऊपर है, तो कैपिटल G से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाई थी? हमारी y बार। हमें चाहिए कौन सी डिस्टेंस है? यहां से लेकर ये, हमें चाहिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अब की बार y बार ज्यादा है, तो y बार में से अगर मैं y3 माइनस कर दूं तो ये आएगा, ठीक है, y बार ज्यादा है ना अब की बार, तो y बार में से y3 माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब की बार? y बार में से y3 माइनस कर दो। y बार था 50 और y3 कितना है? इसका आधा कितना हो जाएगा? 10, तो ये कितना है? 10, तो यहां से हमारे पास H3 कितना आ गया? 40 mm। मिल गई वैल्यूज? हो सकता है क्वेश्चन अब तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जल्दी जल्दी। अब तो H1 कितना आ गया हमारे पास? 40 का स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब आते हैं, ये तो दोनों चीजें सोल्व हो गई, अब आते हैं इस पर IX2, तो B2 यानी दूसरा रेक्टेंगल ये है, B2 कितनी है? लेंथ कितनी है? 20 थी, तो B2 है 20, ठीक है, तो B2 हमारे पास कितना है? 20, और D2 डेप्थ कितनी है इसकी? 60, तो 60 का क्या आएगा? स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एरिया 2 कितना है हमारे पास? ध्यान से देखो, एरिया 2 है हमारे पास 60 इंटू 20 कितना हो गया? 1200 इंटू H2 कितना आया है बच्चों? H2 आया है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, ये हो गया सोल्व प्लस। अब आते हैं बॉडी 3 के लिए, तो बॉडी 3 के लिए लेंथ कितनी है? 80, और डेप्थ कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 3 कितना था हमारे पास? अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 1600, ठीक है, इंटू H3 कितना है? 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 हो जाएगा ये। तो ये तो देखो B1 D1 वाला फॉर्मूला खुल गया, एरिया को खुल गया, B2 D2 को खुल गया, A2 H2 को खुल गया, B3 का, D3 का और H3 का। हमने सभी फॉर्मूले को ओपन कर दिए। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बड़ी हार्ड है इसकी, थोड़ी सी कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे कैसे, देखते हैं क्या आता है। 80 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1600 इंटू 40 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 12 प्लस, ये तो 0 बन जाएगा, 0 प्लस 80 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1600 इंटू 40 इंटू 40। टोटल मैंने कैलकुलेशन करी है, तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा आया है। कितना आया है देखो, काफ़ी ज़्यादा आया है। कितना है ये? IXXG इजिकल टू हमारे पास आया है 5131333333। किस में आएगा? मीटर की पावर 2। इसको थोड़ा सा अगर सही करके लिखना चाहो तो सही करके लिख सकते हो, कैसे वो देखते हैं। देखो बन जाएगा 53.131 इंटू 10 की पावर 5 मीटर का स्क्वायर। इसका एक आंसर ये बनेगा। तो आप चाहो तो इसको एक आंसर आप ऐसे भी देके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अबाउट आया है? एक्स एक्सिस के अबाउट आया है। अभी वाई एक्सिस के अबाउट और देना है बच्चों, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन होता है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो पेपर थोड़ा भारी बनाया होगा, कि उनका पर्पस है क्वेश्चन को थोड़ा भारी करना, हार्ड पेपर बनाना, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ बताना है।
हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ बताना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ इसी पैटर्न में फॉलो करना। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके इस तरीके से डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक्स एक्सिस के अबाउट। बस H1 H2 को साइड में सोल्व कर लेना कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद अब ये सोल्व होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट, हम वाई एक्सिस के अबाउट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ फिर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अभी हमने किसके अबाउट निकाला है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट। अब हमें वाई एक्सिस चाहिए, तो मुझे तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। दोबारा बनाना जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्या हो गई है बच्चों, घिसपिस हो गई है, मतलब कि डायमेंशन आपस में मिक्स हो गई है। तो मैं समझा नहीं पाऊंगा और आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा करते हैं। यह हमारे पास आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन जो है हमें किसके अबाउट निकालना है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहां पर होगी, ऐसे, यही तो वाई एक्सिस कहलाएगी या नहीं। अभी अभी हमने देखा था कि वाई एक्सिस पे मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, क्योंकि सिमेट्रिकल का केस है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर है, तो जिसकी वजह से जो एक्स बार था वो कितना आ गया था, 0। एक्स बार क्या है, एक्स बार का मतलब जैसा अभी वाई बार निकाला तो वाई बार क्या था, पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है उसे हम वाई बार कहते थे। वाई बार का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से। तो इसी तरीके से एक्स बार क्या होगा भाई, पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है जो जी है वो क्या है, 0 है, यानी कहां पर आ गया है, वाई एक्सिस पे ही आ गया है। तो इसलिए तो डिस्टेंस 0 हो गई। कहने का मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं, फिर से देखो एक आई सेक्शन बना देता हूं, ठीक है, ऐसी बना रहा हूं रफली। ये आई सेक्शन है। अगर मैं ये सिमेट्रिकल का केस नहीं होता तो मैं एक्सिस कहां से पास करता, यहां से पास करता, और एक्स एक्सिस कहां से पास करते हैं, नीचे से। ये हो गई वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, मैंने बताया था कि जो सेंट्रोइड होता है इसको क्या कहते हैं, G1 कहते हैं। इसका जो सेंट्रोइड होगा इसको क्या बोलेंगे, G2, दूसरी बॉडी का, और तीसरी बॉडी के को G3। अब वाई एक्स एक्सिस वाला केस समझ गए हो कि G1 की डिस्टेंस जो G1 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को Y1 कहते थे, G2 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम Y2 कहते हैं, और G3 जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को Y3 कहते थे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वाई एक्सिस में चल रहा है तो इसलिए Y से डिनोट किया। यहां तक समझ गए। अब क्योंकि भैया हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो ये जो G पॉइंट है ये वाई एक्सिस यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो दिख रही है ना, है या नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये G पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर है। मैं कह रहा हूं कि ये जो G2 पॉइंट है ये इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर है। फिर से कि ये जो G3 पॉइंट है ये भाई इस वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x3 डिस्टेंस पर है या नहीं है। और डिस्टेंस दिखाई भी दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पर है और पॉइंट यहाँ पर है, बहुत दूर दूर है, तो डिस्टेंस कुछ तो होगी, तो उस डिस्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसलिए x से डिनोट करते हैं। यहाँ ऊपर चल रहे थे वाई डायरेक्शन में, इसलिए y से डिनोट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब जब इसका केस देखते हैं हम इस फिगर का, तो इसमें क्या हुआ था कि जो ये वाई एक्सिस है कहां से पास हो गई, सेंटर से पास हो गई। सेंटर से पास हो गई तो यानी कि जो ये सेंट्रोइड के पॉइंट थे ये भी सेंटर में थे, ये भी कहां है, सेंटर में ही है बिल्कुल। अब जब पॉइंट भी सेंटर में है और ये वाई एक्सिस भी सेंटर में है, तो जो ये बीच की डिस्टेंस थी तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि दोनों के दोनों कहां आकर खड़े हो गए, एक ही पॉइंट पे आके खड़े हो गए। भाई वाई एक्सिस भी यहीं पर है और जी पॉइंट भी इसके ऊपर है, तो दोनों जब एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं तो बच्चों कोई डिस्टेंस रहेगी, डिस्टेंस क्या बन गई इस केस में, 0। इसका मतलब x1 यहाँ पे कितना बन गया, 0। इस केस में x2 कितना हो गया, 0। इस केस में x3 कितना हो गया, 0। हुआ या नहीं। तो जब दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो जिसकी वजह से क्या हो गई, डिस्टेंस क्या बन गई, 0 बन गई। तो इसलिए जब x1 0 है, x2 0 है, x3 0 है, तो पूरी बॉडी के जो सेंट्रोइड है वो भी कहां पर आएगा, y एक्सिस पे ही आएगा। तो इसलिए x बार भी कितना बन गया था, 0 बन गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या समझा रहा हूं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर ये समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्यों हुआ है मैंने वो रीजन बताया है। एक एग्जांपल लाइव बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं कि कैसे मान लेते हैं, जैसे चलो कैसे बता सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैं इस चीज का देखो इस्तेमाल करूंगा वहां पर। चलो यहीं पे एक चीज और समझा देता हूं अभी हाथ वाती, फिर हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम जानते थे क्या कि जो दो एक्सिस होती हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या मानते थे, h मानते थे। जो दो एक्सिस होती थी उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या माने हैं, h मानते हैं।
तो जब इसमें केस में किया था तो हमने क्या करा था, y माइनस वाई बार या y1 माइनस वाई बार इस तरीके से किया था, दोनों डिस्टेंस को माइनस कर रहे थे, तो यहाँ भी कुछ वैल्यू थी, यहाँ भी कुछ वैल्यू थी। अब की बार क्या होगा कि जो ये पॉइंट है G और जो दूसरा पॉइंट है G, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी, लेकिन दोनों कहाँ है, एक ही एक्सिस पे है, तो इसका मतलब h कितना हो जाएगा उस केस में, 0। कैसे कैसे कि भाई हम देखो क्या कर सकते हैं, मान लो फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, x1 माइनस एक्स बार आया होगा, मान लेते हैं जैसे भी इसमें आया है x माइनस, तो x कितना है 0 और ये भी कितना है 0, तो 0 में 0 कहेंगे तो 0। तो जब x से सारी डिस्टेंस 0 है तो निकलेगी तो x से ही डिस्टेंस, तो इसलिए x बार भी क्या आएगा 0। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, बस अब समझ लो क्या होना है। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं डायरेक्ट बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों अलग है, मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश कर रहा हूँ और क्वेश्चन भी इजी बना रहा हूँ, वरना ये और बढ़ जाता है क्वेश्चन अगर आप अलग अलग करके निकालोगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर आपके पास सेंट्रोइड है। क्या होता है इसका फॉर्मूला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट पहली बॉडी का प्लस एरिया 1 h1 का स्क्वायर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी बॉडी का प्लस एरिया 2 का और h2 का स्क्वायर, प्लस फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरी बॉडी का और फिर एरिया 3 और h3 का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट मैंने फॉर्मूला निकलवाया है, आपको डेरिवेशन कराया है, तो जो होता है db की पावर 3, तो d1 b1 की पावर 3 अपॉन 12, ये एरिया 1 ऐसे रहेगा और h1 भी ऐसे रहेगा। उसके बाद इसके लिए क्या बनेगा, d2 b2 की पावर 3 अपॉन 12 एरिया 2 और h2 का स्क्वायर, d3 b3 की पावर 3 अपॉन 12 और एरिया 2 और h3 का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, d1 पहले वो उसकी बात चल रही है, तो डेप्थ कितनी है आपकी बात 20, चौड़ाई कितनी है 20 और लंबाई लेंथ कितनी है 80, तो यहाँ 80 का क्यूब होगा। बस ये जो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखो एरिया 1 में रख नहीं रहा हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों h आ गया और h की वैल्यू कितनी है 0। जब h की वैल्यू 0 है तो मैं सीधी सी बात है क्यों ही मेहनत करूं, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो चाहो तो पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये 0 प्लस d2 कितना है, अब दूसरी फिगर की बात करें, d2 डेप्थ कितनी है हमारे पास 60 और लेंथ कितनी थी हमारे पास 20 का क्यूब अपॉन 12 और फिर से h2 कितना होगा 0, 0 होने की वजह से पूरी टर्म क्या बन गई 0। तीसरी बॉडी पाते हैं तो डेप्थ कितनी है हमारे पास 20 और लेंथ है हमारे पास 80 की पावर 3 अपॉन 12, फिर से h3 कितना है 0 है, तो पूरी टर्म क्या बन गई 0। क्यों ये कैलकुलेशन करनी है जब हमें पता है कि 0 आना ही है। ठीक है, चलो अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, कैसे 20 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80, ओके चलो, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 60 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 20 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका भी आंसर काफी ज्यादा आया है, वो कितना आया है देखते हैं, देखो i y y g इजिकल टू आया है 17466 फिर 6.67 मीटर स्क्वायर। फिर से वही 1 2 3 4 5, मैं 5 पॉइंट के बाद पॉइंट लेकर आ रहा हूं, तो YYG जो आएगा वो कितना आएगा 17.46 इंटू 10 की पावर 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर आएगा कितना 17.46 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 5 मीटर स्क्वायर। बच्चों इससे जो पहले हमने IXX किया था तो मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रफ कर दिया है, वहां पे मैंने पावर यहाँ तो 3 लगाई थी, शायद यहाँ पे मैंने 2 लगा के फॉर्मूला सॉल्व किया है, फॉर्मूला जो किया है। तो एक बार आंसर चेक कर लेना, फॉर्मूला यहाँ पे पावर 3 है, हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने वहां पे 3 की जगह 2 लिख दिया था, तो मैंने कैलकुलेशन में शायद 2 करके किया है, मतलब 20 इंटू 80 इंटू 80, लेकिन 3 बार होना था 80 इंटू 80 इंटू 80, तो शायद मुझसे धोखा हो गया है, शायद, पक्का नहीं कह सकता हूँ, मुझे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है शायद ऐसा हुआ है, कैलकुलेशन करते हुए याद आया।
तो अगर कुछ ऐसा है तो एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना। वैल्यू मैंने पुट कर दी थी, सब फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप वैल्यू बस पुट करके आप क्वेश्चन को एक एक टर्म को सोल्व करना, इसको सोल्व करके क्या आया, इसको सोल्व करके क्या आया, सबको सोल्व अलग अलग करना और फिर सबको जोड़ देना, तो कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो सकता है, चांसेस नहीं है, लेकिन शायद, इसलिए अपनी गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि गलती कर दी हो, तो आप सही कर लेना आंसर, कभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे करिए हो गलत आंसर करके आ जाए। तो हम हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है वाई एक्सिस के अबाउट भी पूरी बॉडी का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है पूरी बॉडी का इससे पहले एक्स एक्सिस के अबाउट भी। ठीक है, तो बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, इजी है किसके लिए, जिसने समझा है चीजों को, जो समझने की कोशिश कर रहा है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीजें करनी है जो मैंने आपको पैटर्न के हिसाब से सिखाई है। क्या, सबसे पहले हमें सेंट्रोइड निकालना होता है पूरी बॉडी का, तो जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी नहीं आती है रेक्टेंगल की या किसी भी सेक्शन की, तो वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेगा, तो उसके लिए पहले हमें क्या समझना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपको समझ में आ गई है, क्लियर है आपके, तो आप इजीली सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो पुराने मेथड से जो हमने किया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के बाद हम पैरेलल एक्सिस का यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाना है आपको हर बार, बस इस याद रखो, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट लगा के आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। तो हम क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। मान लेते हैं पहले हमने वाई पे निकाला है, तो फिर दोबारा हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, फिर हम किस पे निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। बच्चों, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और चीजें ओपन करने की कोशिश करूंगा। आप मुझ पर कमेंट करके मुझसे क्वेरी पूछेंगे, तो मैं आपकी क्वेरी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चीजें क्या होंगी, कन्वर्सेशन से चलती है, तो आप कन्वर्सेशन जितना करेंगे मेरे से, मैं उतनी ही चीजें ज्यादा ओपन करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरेक्ट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा लगा है, पसंद आया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।